उत्तर प्रदेश में बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है। उनकी मौत को लेकर विपक्ष के कई नेताओं ने सवाल पूछे हैं, सवाल खड़े किए हैं। सत्ता पक्ष बीजेपी से जुड़े लोगों का कहना है और यहां तक कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री का भी कहना है कि इस मामले में तुष्टीकरण की राजनीति विपक्ष कर रहा है। एक अपराधी में मजहब ढूंढा जा रहा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व सीएम मायावती ने इस मामले की जांच की मांग की है। यूपी सरकार में मंत्री निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद ने कहा है कि किसी की मौत पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुल मिलाकर मुख्तार अंसारी की मौत पर यूपी में सियासत गर्म है। इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। तो मुख्तार अंसारी, जिसे रॉबिन हुड भी कहा जाता रहा है, और अंसारी की मौत, क्योंकि इस मौत की आशंका पहले ही परिवार वाले जता रहे थे। सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया था। कुछ सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि जेल में जिस तरह से तबीयत बिगड़ी, फिर मौत हो गई, और ये मौत जो है, जो सवाल खड़े कर रही है, वो सवाल हम अपने दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। ये सवाल क्या है आज के स्ट्रेट टॉक के? क्या मुख्तार अंसारी की मौत की एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, इसकी अपेक्षा की जा रही है। इसमें गलत क्या है? क्या अपराधी की मौत पर उत्तर प्रदेश में सियासत हो रही है, क्योंकि माहौल लोकसभा चुनाव का है? क्या यूपी में गैंगस्टर से सुरक्षा, इस बात का एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है वो गैंगस्टर राज और गैंगस्टर का जो खौफ था उससे जनता को सुरक्षा दे रही है या सुरक्षा का माहौल दे चुकी है? क्या यूपी में हकीकत में रॉबिन हुड शासन से मुक्त हो रही है, अपराध से मुक्त हो रही है? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि मुख्तार अंसारी की मौत से जोड़कर देखे जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। विपक्ष इस मामले पर जांच की बात कर रहा है, जबकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विपक्ष इस मौत में मजहब ढूंढ रहा है और इस मामले को तुष्टीकरण की राजनीति जो है तूल दे रही है। हमारे साथ बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ा हुआ है। आइए स्वागत करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार हैं मुकुल त्रिपाठी जी, और हमारे साथ बीजेपी की प्रवक्ता है नेहा धवन, और हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी है वेद प्रकाश विद्रोही जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं स्ट्रेट टॉक में। और मुकुल जी, उत्तर प्रदेश में राजनीति फिर से गर्म है। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से हमने देखा है, अतीक अहमद, उस मामले पर जिस तरह से सियासत हुई, जिस तरह से मीडिया ने इसे तूल देने की कोशिश की, और अब जब लोकसभा चुनाव को लेकर एक राजनीति इतनी गर्म है, तमाम दलों की अपनी अपनी कोशिशें हैं, जेल में एक अपराधी की मौत हो जाती है, और वो भी ऐसे अपराधी की जिससे परिवार उसकी मौत की आशंका, उसके जान के खतरे की आशंका जताता रहा था। मुकुल जी, देखिए, ये एक प्रश्चित तो है ही। ऐसे अचानक हार्ट अटैक पड़ना, प्लस साथ में मुख्तार अंसारी की छवि एक रॉबिन हुड की भी थी और हार्डकोर क्रिमिनल भी जी। इसमें कोई शक नहीं है। जिस आदमी ने 14-15 साल की उम्र में, जिस आदमी के ऊपर पहले एफआईआर दर्ज हुई हो, पहली एफआईआर, और उसके बाद लगातार 65 मुकदमे जिसके ऊपर झेल रहा हो, जिसकी उम्र 60-61 साल है और उसके ऊपर उम्र से ज्यादा मुकदमे हो, तो वो कोई सामान्य और गरीब आदमी तो हो नहीं सकता जी। और इतने विवाद हैं, साथ में जो एक कॉकटेल बना था राजनीति और अपराध का, उसका एक बहुत बेहतरीन उदाहरण थे दोनों, चाहे अतीक हो चाहे ये हो। लेकिन इस तरह की मौत, जब वो पहले से ही बोल रहा है कि मुझे, मेरी हत्या हो सकती है जी, तो इसमें जेल प्रशासन और उस पर सवाल उठना तो लाजमी है। और इस चीजों को लेके अभी एक क्लिप वायरल हुई है जिसमें उसकी बेटी और उसका बेटा मुख्तार अंसारी से बात कर रहा है जी। ये क्लिप मैंने आपको भी भेजी थी जी, मैंने सुनी है वो क्लिप जी। उसको सुनने से पता चलता है कि ही वाज वेरी, मतलब वो इतना ज्यादा बीमार है कि उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। और ये 2 दिन पुरानी है, तो इसपे बांदा में क्या व्यवस्था थी और किस तरह का उसको मेडिकल दिया गया? देखिए, अदालत कहती है, संविधान कहता है, कोई भी आरोपी हो उसको, उसका अधिकार है उसका जीवन जी। आप उसको फांसी दीजिए, चाहे तो जब तक वो जिंदा है तब तक उसको सारी मेडिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए जी। अब उस अस्पताल में क्या थी, और जब तक आप तो कह रहे डेथ हो गई, डेथ होने के बाद सबसे बड़ी चीज ये है कि इनका जो आपराधिक इतिहास है उसपे कोई भी, मतलब मौत एक अलग विषय है, लेकिन इसके रहने न रहने से किसी को कोई, समाज छोड़ दीजिए,
जैसे गाजीपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, इन सब जगहों पे इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी है पूरे प्रदेश की। आप सुनिए कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, राजनीतिक रूप से आप देखिए तो ये रामचंद्र राजभर जो है, इनके तो वो गुरु थे, वही इनको उठाए थे ऊपर। मुख्तार अंसारी का कंधा पकड़ के इन्होंने हाथ पकड़ के चलना सीखा राजनीति जी। और आज इस पार्टी में मंत्री तो कुल मिला के कहिए कि कॉकटेल जो होता है ये आपस में दोनों लोगों का एक सामंजस्य होता है कि तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा। तो ये चीजें जो है, और इनकी डेथ, अब्बास अंसारी का नाम सभी ने सुना होगा। कौन है अब्बास अंसारी? बेटे हैं उनके, और वो जो बीजेपी के सहयोगी दल है जी, सुहेल देव पार्टी, समाज पार्टी, भारतीय समाज पार्टी, वो बीजेपी के साथ है और उसके वो विधायक है जी। और भैया आप इसको एनडीए का ही मानिए, एनडीए जी बिल्कुल, ये का ही मानिए, तो एनडीए के विधायक के पिताजी की मौत हुई है। तो अभी जो इस वक्त परिस्थिति चल रही है, आने वाले 48 घंटे, आज शाम तक, वैसे मुझे नहीं लगता कि मुसलमानों में कोई ऐसा होगा कि जो इसका सड़क पे कुछ करे, क्योंकि योगी जी की सरकार है और पूरा अर्धबल और सब कुछ इन्होंने अर्धसैनिक बल सब तैनात कर रखे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं, इसका असर आने वाले चुनाव में मैं कहता हूं शर्तिया पड़ेगा जी। बसपा से मुसलमान नाराज है और इस घटना के बाद और चीजें विपरीत हो गई है। तो मुसलमान अगर एक तरफ गया तो इसका हम लोगों को कोई चौंकाने वाला रिजल्ट मिल सकता है, यूपी से खासकर। और मुख्तार, लेकिन वो तो पहले से ही, मुकुल जी ये बातें तो पहले से ही कही जा रही हैं कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समुदाय है, और ऐसे में इस मौत से उस वोटर को देखना कि मुस्लिम जो वोटर है वो अब बिल्कुल नाराज हो गया है, और उससे कानून व्यवस्था की भी जो जी नाराजगी, आपकी बात सही है, नाराजगी थी, लेकिन वो नाराजगी और बढ़ गई है जी। लेकिन ये जो कानून व्यवस्था की तस्वीर, मुकुल जी जो वहां पर कानून व्यवस्था की तस्वीर दिखाई जा रही है, क्या वाकई में नाराजगी इतनी ज्यादा है कि ये जो समुदाय है वो कानून अपने हाथ में ले सकता है? कहीं ना कहीं जो है एक प्रश्न चिन्ह जो है लोकतंत्र में उनकी आस्था पर भी इसके जरिए उठाया जाता है। नेहा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। नेहा जी, कहीं ना कहीं एक अपराधी बेशक, लेकिन उसकी मौत जब हो जाती है और अगर इस तरह के आरोप लगते हैं कि जान की पहले से ही जान पर खतरे की आशंका थी, बावजूद इसके सुरक्षा नहीं दी गई या फिर तमाम इंतजाम सरकार की तरफ से नहीं किए गए, और अब जिन परिस्थितियों में मौत हुई है ये संदिग्ध बताई जा रही है, पर अभी तक जांच को लेकर कोई भी जो है स्पेसिफिकेशन या फिर क्लैरिफिकेशन या फिर कोई स्टेटमेंट नहीं आई है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या वर्जन जो है प्रस्तुत कर रही है। नेहा जी देखिए, सबसे पहले नेहा जी मैं यही कहना चाहूंगी कि अभी जो भी ये घटना हुई है, इस घटना पर भी चाहे उत्तर प्रदेश के सीएम हैं आदित्य योगीनाथ जी, उन्होंने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने भी एक हाई प्रोफाइल मीटिंग जो है अपने आवास पर गुरुवार रात को बुलाई, जिसमें डीडीपी भी उपस्थित थे और अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित थे। और जो भी चाहे वो पोस्टमार्टम से रिलेटेड बात हो, ये सब कार्रवाई जो है वो अभी प्रक्रिया के दौरान, उसके बाद जो भी इसका रिजल्ट होगा, जो भी रिपोर्ट बनेगी वो सबके सामने जरूर आएगी। और कानून व्यवस्था पर मुझे लगता है कि हमें विश्वास बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी इसमें राजनीतिक इसका मुद्दा बनाना, मुझे लगता है कि हर विषय का मुद्दा नहीं बनाया जा सकता। और एक छोटी सी बात है नेहा जी, अगर इनिशियल पर मेडिकल रिपोर्ट में हार्ट अटैक आया है, और हार्ट अटैक एक ऐसी बीमारी है जो अचानक ही आती है, ना तो इसके प्री लक्षण कोई दिखते हैं और ना ही कोई ऐसी पहले से कोई हार्ट अटैक बता कर आता है कि हार्ट अटैक होने वाला है। और ये सिचुएशन हमेशा मेडिकल ग्राउंड अगर आप देखें इसका, तो ये अचानक घटता है। मेरे फादर साहब को भी हार्ट अटैक आया, हमें बिल्कुल नहीं मालूम था, हमारे साथ में बिल्कुल बैठे थे, आराम से बात कर रहे थे, और उसी समय उनको कुछ हुआ और वो हमारे बीच में नहीं रहे। देखिए, ये एक दुखद घटना है। ये एक ऐसी बात है जिसमें हम पहले से गेस नहीं लगा सकते हैं कि ऐसा मेडिकल इश्यू आने वाला है, स्पेसिफिकली हार्ट अटैक से रिलेटेड। और दूसरी बात ये कि अभी जो मुख्तार अंसारी जी की बात है, ये तो कोई भी डाउट नहीं है कि वो एक कुख्यात गैंगस्टर थे, और गैंगस्टर होने के बाद, उसके बाद उनका जो राजनीतिक उनको संरक्षण मिला, बसपा से मिला, और उनके
संरक्षण के कारण ही उन्होंने जो आतंक मचाया, उत्तर प्रदेश की जनता को हरेस किया, और ना जाने कितने ही जो हत्याकांड है, चाहे वो राजेंद्र सिंह हत्याकांड हो, कृष्णानंद राय हत्याकांड हो, वशिष्ठ तिवारी हत्याकांड हो, कांस्टेबल रघुवंश सिंह हत्याकांड हो, नहीं, वो अपराधी थे, कोर्ट ने भी माना और सजा भी भुगत रहे थे। लेकिन सवाल ये है कि एक अपराधी की मौत हुई और शक जताई जा रही है, शंका जताई जा रही है, तो फिर इस शंका पर सरकार का वर्जन क्यों नहीं सामने आया? अब तक सामने नहीं आया, जबकि अब अर्धसैनिक बल जो है वो फ्लैग मार्च कर रहे हैं अलग अलग जिलों में। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था की अगर इतनी गंभीर चिंता है तो सरकार जनता के सामने पारदर्शी तरीके से इस मसले पर अपना वक्तव्य क्यों नहीं दे रही है, इससे बच क्यों रही है? सवाल इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि हमने पिछले महीनों देखा था उत्तर प्रदेश से ही किस तरह से अतीक अहमद का एनकाउंटर कर दिया जाता है पुलिस की ही कस्टडी में। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, जो बुलडोजर प्रशासन की बात होती है, ये बुलडोजर प्रशासन आखिर किस तरह का है, जनता को आखिर किस तरह से सुरक्षा दी जा रही है? मुख्तार अंसारी की जेल में मौत, दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई है ये कहा जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं इस मौत के बाद से तनाव बढ़ चुका है। कई जिलों में अर्धसैनिक बलों ने फ्लैग मार्च किया है और हाई लेवल की जो मीटिंग है, और स्वयं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो इस मसले पर नज़र बनाए हुए हैं। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि कहीं से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने ना पाए, क्योंकि चुनाव का भी वक्त है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं। विद्रोही सर, कहीं ना कहीं मुख्तार अंसारी को जिस तरीके से पंजाब की जेल से शिफ्ट किया गया, तब भी इन सब बातों के कयास लगाए जा रहे थे, आशंकाएं जताई जा रही थी, लेकिन इन आशंकाओं को जिस तरह से हमने अब हकीकत के रूप में बदलते हुए देखा है, इस पर आपकी टिप्पणी समझना चाहूंगी कि विपक्ष इस मुद्दे को किस तरह से देख रहा है, और जो स्टेटमेंट्स आए हैं लगभग सभी विपक्षी दलों के नेताओं ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है, वो इस मसले पर जो है इसे हल्के में नहीं ले रहे हैं, बल्कि सरकार से जवाबदेही तलाश रहे हैं। नेहा जी, आपको, वरिष्ठ पत्रकार मुकुल त्रिपाठी जी को, और हमारी बहन नेहा धवन को, और जस्ट टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं नेहा जी बड़ा स्पष्ट कर दूं, हमारे लिए ये राजनीति का विषय नहीं है, वोट का विषय नहीं है। भाजपा के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति का विषय हो सकता है, पर हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए ये विषय विशुद्ध रूप से जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार, ह्यूमन राइट्स का, और लोकतंत्र के अंदर स्वतंत्र न्याय सभी को मिले, इसका विषय है। जिस तरह उत्तर प्रदेश के अंदर अल्पसंख्यक वर्ग के 2 अपराधियों के साथ घटना चक्र हुआ है, पहले अतीक अहमद और उनके भाई के साथ, और आज मुख्तार अंसारी के साथ, वो हमारे देश की लोकतंत्र पर, न्याय व्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा। नहीं विद्रोही जी, आप अल्पसंख्यक वर्ग क्यों इसके साथ जोड़ रहे हैं? मैं सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बताऊंगा ना सारी बातें आपको जी। प्लीज धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। मैंने इसलिए कहा है, मैंने न्याय व्यवस्था क्यों जोड़ा है, इसलिए जोड़ा है, चाहे अतीक अहमद थे और चाहे मुख्तार अंसारी थे, इन्होंने बाकायदा कोर्ट के अंदर कहा है कि हमारी हत्या की जाएगी। अब अगर कोई अपराधी जो न्यायिक हिरासत में होता है, वो एक तरह से न्यायालय के अधीन हिरासत में है, तो ये न्यायिक व्यवस्था की संवैधानिक जिम्मेदारी है कि जो व्यक्ति ये कहता है कि मेरी हत्या होने वाली है, उसकी हत्या होगी या नहीं होगी इसकी भी जांच करे, और उसको सुरक्षा मिले, इसका भी पुख्ता प्रबंध करे। अभी मुकुल जी ने जो आपको बताया है क्लिप की बात, वो 23 मार्च की क्लिप है, 23 मार्च जी। और मुख्तार अंसारी के परिवार ने 19 मार्च को आरोप लगाया लिखित रूप से कोर्ट के सामने कि मुझे जहर दिया गया है, और उसी के कारण उनको फर्स्ट टाइम अस्पताल में ले जाया गया था। और जब अस्पताल में थे वो, जब वापिस ले जा रहे थे जेल के अंदर, उस समय की ये 23 मार्च की क्लिप है जी। सरकार कह रही है, अधिकारी कह रहे हैं कि भाई वो रोजा रख रहा था, इसलिए वो कमजोर था, इसलिए उसकी हालत। अब हम भी इस देश के अंदर वर्षों से देख रहे हैं, लोग रोजा रखते हैं, पर रोजा रखने वाले फास्ट तो पूरा नहीं करते ना।
सूर्य उगने से पहले और सूर्य छिपने के बाद तो भोजन करते ही हैं, केवल दिन में ही तो नहीं करते। तो इसका मतलब है अगर रोजा रखने से लोग वीक हो जाए तो फिर तो हजारों लोग हैं, जो मैं मजदूरों को जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, जो रोजा भी रखते हैं, दिन में काम भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। तो ये कोई तर्क नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यदि वो कह रहे हैं कि उनको जहर दिया गया था तो, और न्यायालय में कह रहे हैं जी, तो उस ध्यान देना चाहिए था। और एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू बता रहा हूं आपको, जिसकी पुष्टि कल जी करेंगे। जी जी। एक मामले के अंदर ब्रजेश सिंह जी, जो आजकल डिप्टी सीएम है, वो भी अपराधी हैं और उनके खिलाफ चश्मदीद गवाह है श्रीमान मुख्तार अंसारी जी, और उनकी गवाही होने वाली थी। और ये कहा जाता है कि उनकी गवाही के बाद ब्रजेश सिंह को निश्चित रूप से सजा होनी थी, तो ये हत्या का मामला जी। और इस कारण भी उनको जहर दिया गया, ऐसा उनके परिवार का आरोप है। बहुत गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर मामला है। नेहा जी से जवाब लेना चाहेंगे? प्लीज मेरी एक बात जी, ठीक है जी। क्योंकि परिवार भी हत्या का आरोप लगा रहा है जी, और डिप्टी सीएम के मामले में वो तस्दीक गवाह है जी, और ऐसा आरोप को लिख के लगा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की हत्या की न्यायिक जांच की बात भी कही थी, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है जी। नेहा जी से जवाब लेंगे, फिर मुकुल जी भी इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नेहा जी सामने आना। नेहा जी, सीधे सीधे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम पर प्रहार। सुन तो लीजिए जी, ठीक है सामने आना चाहिए। ठीक है, इतनी लंबी बात में केवल एक ही बात समझ में आई वेद प्रकाश विद्रोही जी ने जो अभी बात कही है, उसमें एक ही बात समझ में आई कि शुरुआत तो उन्होंने बात की ऐसे की कि हम संवैधानिक बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति की जो आजादी है, जो स्वतंत्रता है, उसकी जो जीवन है उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमको इसको राजनीतिकरण नहीं कर रहे और ना ही हम इसको जात पात और धर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन पूरी लंबी बातचीत में वेद प्रकाश विद्रोही जी का कंसंट्रेशन केवल और केवल एक ही बात था कि हम इसको अल्पसंख्यक के उसमें तोले और इसको अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखें। नहीं नेहा जी, अब तो सीधे सीधे डिप्टी सीएम पे प्रहार, डिप्टी सीएम के मामले से जोड़ा जा रहा है। मैं उस पर भी आऊंगी नेहा जी। देखिए, कोई ना कोई आरोप और किसी तरह से भी अल्पसंख्यकों के मामले में, एक स्पेसिफिक समुदाय के मामले में मोड़ना, विपक्ष अपनी बात को बहुत अच्छे से मोड़ना जानता है और फिर इसको जाति और धर्म का जो है रूप दे देता है और सीधा सीधा ब्लेम भारतीय जनता पार्टी पर लगा देता है। ये सरासर गलत है। लोगों को बात समझ ये तो जुडिशियल मामला है नेहा जी, ये ब्लेम नहीं है। ब्रजेश सिंह पे जुडिशियल मामला है जी। बिल्कुल है, लेकिन आप देखिए कि नेहा जी, जब ये बात कोर्ट में प्रस्तुत होती है, चाहे वो हमारे जो डिप्टी सीएम है उनके बारे में बात हो और चाहे वो अंसारी जी के मामले में बात हो, कानून अपनी प्रक्रिया करता है। जेल में सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल बरकरार थी, केवल और केवल इस तरह की आशंका होना, और इस पर भी अभी योगी आदित्यनाथ जी ने बात कही है, क्योंकि जो हाई प्रोफाइल लेकिन नेहा जी, आपको याद होगा वो तस्वीरें अतीक अहमद की हत्या पुलिस कस्टडी में की गई थी। नेहा जी, आपको याद होगा वो तस्वीरें, उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में एक अपराधी को सरेआम गोली मार दी जाती है जी। कार्रवाई जारी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब कांग्रेस मांग करे तो वो 2 दिन में ही उसका सारा मामला नहीं, 2 दिन नहीं, उस हत्या को बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन उसकी जो जांच है उसमें क्या सामने है, पारदर्शिता की भी कमी है बीजेपी सरकार में। चलेगी कानून की प्रक्रिया अपने हिसाब से चलती है ना, वो आपके हिसाब से चलेगी ना मेरे हिसाब से चलेगी ना विद्रोही जी के हिसाब से चलेगी। वो तो अपना जो है वो जारी है, वो सतत प्रक्रिया है, वो चलेगी ही चलेगी। और लेकिन ऐसे नहीं है कि उस पर नेहा जी, ऐसे कई मामले हैं जिसमें कानून की प्रक्रिया बहुत तेजी से चलती है। मुकुल जी कुछ ऐड करना चाहते हैं? नेहा जी, मुकुल जी कुछ ऐड करना चाहते हैं इस मसले पर? जी, मैं दोनों लोगों से कह दूं, हमारे बीजेपी की जो बहन बैठी है और भाई अपने कांग्रेस वाले, ये डिप्टी सीएम का मामला नहीं है, ये ब्रजेश सिंह का मामला है जी। ब्रजेश पाठक का मामला नहीं है।
ये डिप्टी सीएम के ऊपर कोई ऐसा नहीं है। मैं माफी मांगता हूँ, मैं गलत समझ गया, मैं समझा वही ब्रजेश सिंह है। ब्रजेश सिंह प्रवक्ता भी नहीं कर पाई, वो भी डिप्टी सीएम के ऊपर कह दी। जी ठीक है, इस करेक्शन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गलत जानकारी नहीं जानी चाहिए स्ट्रेट टॉक के जरिए। तो मुकुल जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। दूसरी बात ये देखिए, ये सारा जितना प्रोपोगंडा है वो एक हार्डकोर क्रिमिनल था वो, और शहाबुद्दीन बिहार वाले शहाबुद्दीन की भी ऐसी रहस्यमय मौत हुई और इनकी भी ऐसी। देखिए चीजें जब भी कोई ऐसा हादसा होता है तो सरकार के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगना लाजमी है, चाहे वो अतीक की सुरक्षा हो चाहे मुख्तार अंसारी का। और मैं विद्रोही जी को बता दूं कि वो मुख्तार अंसारी 2 दिन से खाना नहीं खा रहा था। जिस दिन उसको लगा है तबीयत उसके पेट में कुछ हुआ, उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई दर्द का, उसके बाद से उसने खाना पीना छोड़ दिया था। वो डर के मारे नहीं खा रहा था कि मुझे जहर, तभी ये बात आई थी कि जहर मुझको दिया जा रहा है। तो ये सब देखिए जांच का विषय है। मेरा कहना है एज ए निष्पक्ष पत्रकार की हैसियत से मैं बोलता हूं, सरकार बीजेपी की है, पोस्टमार्टम बीजेपी कराएगी, जो रिजल्ट आएगा वो बीजेपी के फेवर में आएगा, इसमें मुझे कोई शक नहीं लगता। मैं बैठ के बड़े जिस पे आरोप है वही जांच करा रहा है। तो क्या क्या इस मामले की जो है आप नहीं न्यायिक जांच होनी चाहिए जी, इसमें कोई दम नहीं है। नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक मिनट सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि जो इनका परिवार है वो ये आरोप लगा रहा है। हालांकि अभी ये लोग हाईकोर्ट चले गए हैं, जो उनके बेटे बंद है उसके पैरोल के लिए, अभी की खबर आ रही है। तो कुल मिला के ये कि देखिए आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगेंगे। वो हार्डकोर क्रिमिनल था, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उसने दोनों को परेशान किया है, बहुत कब्जा किया है, बहुत सब कुछ किया। लखनऊ से लेकर एक्सटॉर्शन 600-700 करोड़ की संपत्ति बनाना, 300-400 करोड़ की जब्ती, तो ये कोई आम इंसान नहीं था, ये हार्डकोर क्रिमिनल था। उसको अगर एक डेथ होती है, हम सिस्टम पे सवाल उठा सकते हैं कि जब वो आदमी खुद कह रहा है कि मेरे ऊपर ऐसा होना, मुझे जहर दिया जा रहा है या मुझे मारने की साजिश हो रही है, तो ये एक अलग प्रकरण है। इस पे सरकार को जितना संजीदा होना था वो नहीं हुई। मेडिकल फैसिलिटी उसको जो देनी चाहिए थी वो बांदा में क्या मिली और लखनऊ में क्या मिलती, उस पे हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसका रहना न रहना शायद इस समाज के लिए बेहतर। नहीं मुकुल जी, चाहे वो अपराधी है लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया के जरिए ही उसको सजा दी जानी चाहिए, यही एक लोकतांत्रिक देश के मूल्य होते हैं। और हमारे साथ जो पैनल जुड़ा हुआ है, आइए बातचीत आगे बढ़ाते हैं। मुकुल जी, मेरा सवाल अगला आपसे यही कि अभी कुछ दिन पहले ही की बात है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बदायूं में मेरे ख्याल से वो जगह थी जहां पर 2 बच्चों की हत्या कर दी गई थी, और उसके बाद भी इस मामले को हिंदू मुसलमान के रंग देने की कोशिश की गई थी। और तब उस मसले को कौन समुदाय, कौन सा वर्ग जो है इसे हिंदू और मुसलमान का रंग दे रहा था, आपको भी भली भांति ये पता होगा। कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की सियासत है, यहाँ पर जो भी घटना होती है उसे हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स से जोड़ा जाता है। मुकुल जी, तो फिर ये तो बहुत बड़ा नाम उत्तर प्रदेश की सियासत में कह रही है। जब छोटी घटना होती है, अगर एक लूट की घटना भी हो जाए, 2 समुदाय अलग अलग हो, एक लूटने वाला एक लुटेरा, एक लूटने वाला और एक जो बेचारा जिसका लूटा है सामान, तो उसको भी किसी न किसी तरह, चूंकि चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है और सारी पार्टियां मजबूती से अपना अपना पक्ष रख रही है, तो इसमें देखिए सबसे बहुत है प्लस कौन रहेगा, जिसकी सरकार है, जिसका मीडिया मैनेजमेंट अच्छा है, जो लोगों तक अपनी बात पहुंचा दे। आज अगर कोई चीजें होती है मुख्तार अंसारी का कि इस तरह से अचानक से उसका हार्ट अटैक होना, ये सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती। ये सामान्य घटना कोई नहीं मान रहा, सरकार भी इस पे अवश्य जांच कराएगी, लेकिन इसका रिजल्ट क्या होगा ये जो हमारे एक समुदाय है उसको इस पे सरकार पे विश्वास नहीं है। सरकार पे इसलिए विश्वास नहीं है कि तो इन्होंने पहले कहा था कि या तो अपराधी ऊपर जाएंगे या अपराधी प्रदेश छोड़ के जाएंगे, मुख्यमंत्री जी का है। और हार्डकोर चूंकि मुख्यमंत्री इन सब चीजों में एकदम कड़ा सख्त निर्णय लेने के लिए, बुलडोजर पहली बार चला, बुलडोजर का एक खौफ रहता है, तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि प्रदेश में कोई ऐसा बवाल होने वाला है। उसकी सुरक्षा व्यवस्था योगी जी ने पुख्ता कर रखी है, लेकिन इसका रिजल्ट फिर बता रहा हूं कि जो समुदाय है वो साइलेंट हो गया है, और साइलेंट होने पे इसका जो असर होगा वो एक तरफा होगा। ये आप यहां से मैं बैठ के बोल रहा हूं कि ये समुदाय एकदम मतलब खुद को जैसे होता है, वो तो रॉबिन हुड था ना, आपने उसमें अभी लिखा था
जी बिल्कुल, कई गरीबों की मदद की थी जी, लेकिन अपराधी अपराधी होता है। खत्म करना, मैं उस पर सहमत हूँ। तो रॉबिनहुड कहाँ ये छवि थी नेहा जी। जी नेहा जी आपके पास आऊंगी, मुकुल जी को बात पूरी कर लेने दीजिए। जी मैं कह रहा हूँ रॉबिनहुड था, लेकिन उसकी छवि, आप एक लुटेरा है, वो लूट के मर्डर करके दूसरे को पैसा दे देता है गरीबों को, तो आप उसको रॉबिनहुड कहेंगे जो मर्डर भी करता है, जिसने बहुत सारे लोगों की मतलब हत्याएं की हो, लूटा हो, और सारे धर्म। नेहा जी के पास आऊंगी। नेहा जी कुछ बोलना चाहती। जी नेहा जी, रॉबिनहुड की छवि तो देश में कई नेताओं की है, कई ऐसे बीजेपी से भी जुड़े लोग रहे हैं जिन्हें रॉबिनहुड की छवि से जोड़कर देखा जाता रहा है। नेहा जी देखिए नेहा जी, रॉबिनहुड की छवि से लोग अगर जोड़कर देखते हैं, लेकिन हम बहुत ही एक ऐसे समाज से, ऐसे स्तर से आते हैं जिनकी बात बहुत ज्यादा मानी जाती है, तो हमें उसको आई थिंक ये बात नहीं कहनी चाहिए कि वो गरीबों की मदद करता था। गरीबों की मदद करना एक आड़ है ऐसे आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों की, ताकि वो अपनी अच्छाई को थोड़ा बहुत दिखाकर अपनी बुरी चीजों को ढांप दे। और दूसरी बात, वो केवल और हत्या के मामले नहीं थे, वो चाहे वो अपहरण के मामले हो, चाहे वो फिरौती मांगने के मामले हो, चाहे वो धमकाने के मामले हो, और चाहे वो कर्फ्यू के दिनों में हथियार को लहराने के मामले हो, दबदबा कायम करने के मामले हो, भू माफिया का मामला हो, ना जाने कितनी आपराधिक पृष्ठभूमि उस व्यक्ति की रही। दूसरी बात नेहा जी, मैं आपसे बहुत नाराज हूं, अभी ब्रेक में जाने से पहले आपने एक बात कही कि न्यायिक तरीके से सजा दी जानी चाहिए, ये आपकी वर्डिंग्स थी, आपकी लाइन थी। तो क्या आप सीधा सीधा एक आक्षेप लगा रही हैं कि ये एक उनको इस तरह से मौत जो आई, वो क्या उनको सजा देने का तरीका था? नहीं, बिल्कुल नहीं नेहा जी, आपने मेरी बातों को गलत तरीके से लिया है। मेरा कहना था कि लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक जो मूल्य होते हैं, वो किसी भी अपराधी की सजा जो है न्यायिक प्रक्रिया के तहत तय की जानी चाहिए। मेरे कहने का मतलब, मैंने कहीं नहीं इसको मुख्तार अंसारी से जोड़ा है। नेहा जी, मेरी बातों का मतलब गलत मत निकालिए, मेरा स्पष्ट उद्देश्य है। जी बात एक बार पूरी होने दीजिए, क्योंकि पहले भी 2 बाइट में मेरी बात पूरी नहीं हुई। आपने कहा कि फ्लैग मार्च जो है केवल उन जगह पर निकाला आज जा रहा है जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है। ये फ्लैग मार्च इसलिए निकाला जा रहा है क्योंकि जिस तरह से सपा है या कांग्रेस है, वो अल्पसंख्यकों को लेकर जो भड़काऊ भाषणबाजी करते हैं, या उनके जो अभी जो छोटे नेता हैं उनमें जो भड़काऊ चीजें आएंगी, उस चीज को अगर माहौल खराब होता है प्रदेश का, वहां पर सुरक्षा मेंटेन करने के लिए ये फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। और जहां तक बात है सीएम आदित्य योगीनाथ जी की, वो इस बात में जाने जाते हैं और पूरे देश भर में विख्यात हैं कि यूपी में सुरक्षा का माहौल अगर कभी पैदा हो पाया तो वो केवल उनके कार्यकाल में ही पैदा हो पाया। अन्य पार्टियों के कार्यकाल में सरकारें रही, लेकिन इस तरह का सुरक्षा व्यवस्था नहीं हुई। एक छोटी सी बात और, जिस तरह से बात आती है कि बदायूं में 2 बच्चों की जो डबल मर्डर हुआ था, का हमेशा हम देखते हैं नेहा जी, हम भी तो देखते हैं ना, चाहे हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बट एज ए ह्यूमन बीइंग हम लोग भी ऑब्जर्वेशन करते हैं कि जब भी कभी अल्पसंख्यकों की बात आती है या मुस्लिम वर्ग के कहीं कोई हत्याकांड या कोई केस आता है, तो सपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, अन्य विपक्ष बहुत जोर तोड़ से उठ जाते हैं और अपने फ्लैश कार्ड लेकर खड़े हो जाते हैं, अपने कैंप से बाहर आ जाते हैं। लेकिन अगर वही चीज किसी एक हिंदू परिवार के साथ घटित होती है, चाहे वो बेटियों के साथ शोषण की बात नहीं, ऐसा ठीक है, कांग्रेस तब ये लोग ठीक है। तो ये जो 2 रंगी बात है ना, ये जो दोगली बात है ना, ये बीजेपी नहीं करती, ये अन्य विपक्ष पार्टियां करती हैं। ठीक है, मैं समझूंगी। विद्रोही सर, आपके पास आऊंगी कि क्या आप लोगों की जो ये राजनीति है, इस वजह से समाज को बांटा जा रहा है, और कहीं ना कहीं विपक्ष पर सीधा सीधा आरोप कि बीजेपी नहीं करती, ये विपक्ष चाहे सपा, बसपा या फिर कांग्रेस करती है। विद्रोही सर, मैं चाहती हूँ कि आप उत्तर दें। एक बड़ा आरोप बीजेपी प्रवक्ता नेहा धवन ने लगाया है विपक्ष पर। जी देखिए, सबसे पहले तो एक बार मैं ब्रजेश सिंह के नाम पर जो मेरे को भ्रम था जी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ, एक बार फिर माफी मांगता जी। देखिए, हमारी बहन कहती है कि हम मुसलमानों पर केवल आवाज उठाते हैं। बहन को पता होना चाहिए, हाथरस की जो बेटी थी जिसके लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने आवाज उठाई, क्या वो मुस्लिम थी? स्वामी चिन्मयानंद ने जिस महिला का यौन शोषण किया, क्या वो मुस्लिम थी? और जिस विधायक को मोदी जी ने 1 साल तक संरक्षण दिया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उसकी गिरफ्तारी हुई,
क्या वो लड़की जिसके साथ उसकी माँ परिवार को भी मारा, पूरे लड़की के साथ बलात्कार किया, क्या वो मुस्लिम थी? बहन ऐसा नहीं है। अपराध चाहे मुस्लिम के साथ हो चाहे हिंदू के साथ हो, और आपके राज्य की, क्योंकि आज समय नहीं है, मैंने एक घटना बता सकता हूं जो अभी हुई है विगत 6 महीनों के अंदर, हिंदू बहनों के साथ हुई है। सबसे ज्यादा बलात्कार आज प्रदेश के अंदर एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में हो रहे हैं। और जहां तक सांप्रदायिक उन्माद की आप बात करती हैं, हम कभी सांप्रदायिक उन्माद की राजनीति नहीं करते। भगवान राम के नाम से कौन वोट मांग रहा है सारा देश जानता है, मोदी से लेकर योगी तक। अगर आप सांप्रदायिक उन्माद पैदा नहीं करते तो कम से कम भगवान राम के नाम से वोट नहीं मांगते। दूसरी बात, ध्रुवीकरण की राजनीति से उत्तर प्रदेश में किसको फायदा होता है ये भी सारा देश जानता है। नहीं, और मैंने क्या कहा है, विपक्ष को भी होता है, कांग्रेस बसपा सपा सब जो है विभाजन की राजनीति करती आई है। और उत्तर प्रदेश की जो मौजूदा स्थिति है, इन समुदायों की जो मौजूदा स्थिति है, कहीं ना कहीं राजनीति इसका कारण है। विद्रोही जी, मैं स्वयं उस जगह पे बहुत सालों तक रही हूँ, इसलिए मुझे जानकारी है। नेहा जी एक सेकंड, यदि कमजोर तबके के लिए आवाज उठाना, अगर आप ये समझती है कि मैं तुष्टीकरण की राजनीति, तो आपको ये अधिकार है विश्लेषण करने का, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैंने तो कहा था कि वो अपराधी है। नेहा जी मैं आऊंगी आपके पास। नेहा जी एक लाइन में एक बात, ठीक है विद्रोही जी संक्षेप में करें। जी संक्षेप में ही कर रहा हूँ मैं। जी मैंने ये नहीं कहा कि मुख्तार अंसारी अपराधी नहीं थे, उनके ऊपर 61 मुकदमे थे, अपराधी तो थे। अभी तो उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई थी और एक मामले में 4 साल की सजा हुई थी, 2 ही मामलों में उनको अभी तक सजा हुई है 61 के अंदर। जी मैंने क्या कहा है, अपराधी को भी क्या जीने का अधिकार नहीं है क्या? भारत लोकतांत्रिक देश है, रिपब्लिक देश है या बनाना रिपब्लिक देश है? क्या आप भारत को बनाना रिपब्लिक बनाना चाहते हो? क्या आप भीड़ का इंसाफ करवाना चाहते हो? क्या सत्ताधारी दल जो चाहे जिएगा? ठीक है, नेहा जी से उत्तर लेंगे, उसके बाद मुकुल जी के पास जाएंगे। लास्ट लाइन। इसीलिए मैंने कहा था कि पूरे मामले की जांच सत्य सामने लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए, क्योंकि चुनाव सर पर है जी, इसका चुनाव से कोई कनेक्शन है? ठीक है, नेहा जी संक्षेप में आपसे उत्तर चाहूंगी, फिर मुकुल जी के पास जाएंगे। इस मामले की निगरानी जी नेहा जी। विद्रोही जी से ये पूछना चाहूंगी कि अगर आप हिंदू बहनों, हिंदू बच्चों और हिंदू भाइयों की मौत या दुष्कर्म या कोई अन्य मामलों में आवाज उठाते रहे हैं और मुस्लिम्स के लिए भी उठाते रहे हैं, तो आपने संदेश खाली के मामले में क्यों नहीं बोला अब तक? आपके नेताओं ने संदेश नहीं, नेहा जी संदेश खाली का जिक्र आता है तो मणिपुर की महिलाओं का भी आना चाहिए। नेहा जी, मणिपुर की महिलाओं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात क्यों नहीं की? संदेश खाली की महिलाओं से बातचीत क्यों हो रही है? नहीं, ठीक है, एक एक करके नेहा जी को बात करने दीजिए। नेहा जी को बात करने दीजिए। विद्रोही जी, नेहा जी को बात करने दीजिए। नेहा जी को, विद्रोही जी अनुरोध है, मैं आऊंगी आपके पास। विद्रोही जी मैं आऊंगी आपके पास, नेहा जी से बात करने दीजिए। मैं नेहा जी को बात करने दीजिए। नेहा जी, जहाँ वोट परसेंटेज दिखती है वहां पर कांग्रेस हमेशा बात करती है, लेकिन अब हिंदू और मुस्लिम की बात हमेशा से कांग्रेस ही करती आई है। ये विरोध, ये जो लाइन खींची गई है समाज के बीच में और ये तोड़ा गया है, जो वो कांग्रेस की नीतियों ने ही तोड़ा है। जी ठीक है। यूपी की जो बदहाली है, वो बदहाली का कारण कौन है? ऐसी विपक्षी पार्टियां ही तो हैं। लेकिन दूसरा कार्यकाल बीजेपी सरकार को दूसरी बार चुनाव भी गया है। विद्रोही जी मैं आऊंगी आपके पास। मुकुल जी किसे एक 35 सालों से हमारा तो राज ही नहीं है जी, हम कैसे जिम्मेदार हो सकते? 35 साल से नहीं तो सपा और बसपा। मुकुल जी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जो सियासत है, यहाँ पर इतना तुष्टीकरण की राजनीति हावी रही है और उसी वजह से जो है अलग अलग समुदाय के जो लोग हैं, जो गरीबी में हैं, जो बदहाली में हैं, अशिक्षित हैं, इसका ठीकरा जो है सभी दलों पर फोड़ा जाता है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे अब बीजेपी रही हो। सच्चाई जी। उससे पहले मैं सवाल से एक बता दूं कि एक कभी खबर आ रही है कि हाईकोर्ट इलाहाबाद ने मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी के को उसके जनाजे में शामिल होने की परमिशन अभी उनकी पेंडिंग है। उन्होंने लगाया था, लेकिन चूंकि बेंच नहीं बैठी तो उसको दूसरे बेंच में डाला गया। अब ये लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, मतलब राहत नहीं मिली है।
तो ये मामला टल गया है, ये अभी खबर आई है। जी ठीक है, बड़ी जानकारी। बात ये बताइए कि आप जब आप राजनीति में है, सारे जो दल है उनका काम है कुर्सी लेना। कुर्सी लेने के लिए जातियों को जब तक विभाजित नहीं करेंगे तब तक उनका वोट बैंक, चाहे राजभर हो, राजभर खुद मुख्तार अंसारी के चेले हैं और आज इनके पास है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इनका बेटा खुद एनडीए का सदस्य है। भाई राजभर अगर सुभापा भी अगर साथ में है तो आप इनके लड़के को कहां मानेंगी? आप इनको कांग्रेस में तो मानेंगी नहीं, सपा में भी नहीं मानेंगी। जी जी। तो कुल मिलाकर ये है कि राजनीति और कुर्सी को मतलब राजनीति से कुर्सी को पाने के लिए इस तरह के सारे हथकंडे अपनाए जाते हैं और जहां जब इसकी जरूरत होगी। अब ब्रिजेश सिंह को कौन सेव कर रहा है ये भी एक जांच का विषय है। ये सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए और ये कोर्टों को देखना चाहिए, मीडिया को देखना चाहिए। तो मीडिया एक हद तक बोल रही है, सोशल मीडिया पे ज्यादा होता है, मेन स्ट्रीम कम बोलती है। तो कुल मिला के जो इस वक्त यूपी की राजनीति चल रही है ये दो फाड़ में चल रही है। जैसे मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि बीजेपी अपना वोट परसेंटेज 50% लाने के लिए कि हिंदुओं का वोट 50% करीब आ जाए तो उसके बाद विन विन हमारी पोजीशन रहेगी। तो चूंकि राजनीति है वो कर सकते, सत्ता में है। अब जिस तरह से कर रहे हैं उस पे विपक्षी सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का फंड का हो। लेकिन मुकुल जी, जिस तरह से अगर मान लिया जाए कि विपक्ष इसी राजनीति के तहत आगे बढ़ रहा है, अगर मान भी लिया जाए कि विपक्ष का यही उद्देश्य है, तो मुझे लगता है कि इसका तो सीधा सीधा फायदा बीजेपी को पहुंच रहा है। विपक्ष के हाथ तो फिर भी खाली रह जाएंगे। तुष्टीकरण की राजनीति का ज्यादा फायदा जो हमने लगातार 2019 के चुनाव में भी देखा है। जी, आपको मैं याद दिला दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जब गई थी उससे पहले मोदी जी के यहाँ जो दंगे हुए थे गुजरात में, उसका साइलेंट कुछ परसेंट वोट जो बीजेपी का कोर वोटर था, लेकिन उस दंगे को उसने सही नहीं माना था और वो पूरी सरकार कुछ ही अंकों से अंदर होके कम होके गिर गई थी। तो जो साइलेंट वोटर है जो दोनों पक्षों को रहता है वो अब की बार देखने को मिल सकता है। बीजेपी इसको खत्म करना चाहेगी और कांग्रेस एंड सारे जो इनके अपने इंडिया गठबंधन है इसको ये आगे बढ़ाना चाहेंगे। मजे की बात ये रहेगी कि जनता जनार्दन है, जनता से बड़ा कुछ नहीं, उसमें हम आप सब लोग आते हैं, सब लोग वोट डालेंगे और वो जो इस तरह की घटनाओं को लोग कैसे ले रहे हैं इसका एक बहुत, चाहे शुरू से अब तक जो लोकसभा चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद वो घटनाएं हो रही है वो जनता इसका जवाब देगी, वो पक्ष में से चाहे विपक्ष। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि समय समाप्त हो गया है। नेहा जी आपका भी आभार, समय निकाला। मुकुल जी आपका भी, और विद्रोही सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीमती वक्त निकाला। स्ट्रेट टॉक के दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि भारत की लोकतंत्र की जो भी स्थिति है, लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं लेकिन बड़ी बड़ी घटनाएं सामने आ रही हैं और सत्ता पर संदेह जताया जा रहा है और ऐसे में कहीं ना कहीं पारदर्शिता की भी एक जवाबदेही जो है सरकार की बनती है। देखना होगा कि मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई इस पर कितनी पारदर्शिता बरती जाती है। फीडबैक की अपेक्षा रहती है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी फीडबैक ईमेल के रूप में भेज सकते हैं। धन्यवाद।